मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के ऐलान के अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुछ लाडली बहनों ने मुलाकात की। इस दौरान लाडली बहनें काफी भावुक नजर आईं। और मुलाकात के दौरान ये लाडली बहनें फूट फूट कर रोने लगी। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहते हो। शिवराज सिंह चौहान ने भी इन बहनों को गले लगाकर उन्हें चुप कराया। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान मीडिया से भी रूबरू हुए और केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी पद मांगने से साफ इनकार कर दिया। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। इस बीच मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाने से ज्यादातर लोग हैरान हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करीब से जानते हैं, समझते हैं, वो इस फैसले को मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। और दावा है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी आलाकमान ने उत्तर भारत के कई राज्यों में यादव वोट को साधने के लिए एक बेहतरीन पिच तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यादव समुदाय के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश के अलावा 3 राज्यों को साधने का काम किया और ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, क्योंकि इन तीनों राज्यों में यादव वोट काफी हैं और मोहन यादव के जरिए बीजेपी उस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 12% मतदाता यादव समुदाय के हैं और इसे समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है और ये यादव वोटर्स यूपी की करीब 20 लोकसभा सीटों पर सीधे असर डालते हैं। इसी तरह बिहार में 14% मतदाता हैं जो 14 लोकसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। हरियाणा में यादवों का वोट 12% है और वो राज्य की 5 लोकसभा सीटें जिताने का दम रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का ये चक्रव्यूह न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार का भी समीकरण बिगाड़ सकता है। और माना जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी, बिहार और हरियाणा के यादव वोटर्स को साधने के लिए ही ये प्लान तैयार किया, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा इन तीनों राज्यों में यादव मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इससे यूपी के यादव समाज के लोगों में अच्छा संदेश जाएगा। काट के तौर पे नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी में राजनीति करने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए ये एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में सबको मौका मिल सकता है। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने बीजेपी पर पिछड़ों के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ये एक धोखा है केवल पिछड़ों के लिए, और जैसे हम लोग किसान परिवार के हैं तो पशु पक्षियों से बचाने के लिए खेत में धोखा गाड़ते हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को एक धोखा दिया है। वहीं कुछ जानकार इस फैसले को कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी का करारा जवाब मान रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया। राजस्थान में सीएम चुने जाने के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। विधायक बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान में अब अच्छा काम होने वाला है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम होने से संतुलन बनेगा। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी नए सीएम को बधाई दी। राजस्थान में सीएम चुने जाने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राहुल गांधी से सीख रहे हैं। राहुल ने जाति की बात रखी और तीनों राज्यों में बीजेपी ने वही फॉर्मूला अपनाया। पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 5वीं बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन केस में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जमीन हड़पने के मामले में 6ठी बार झारखंड के सीएम को नोटिस दिया गया था और उन्हें आज पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन सीएम सोरेन का काफिला ईडी दफ्तर के सामने से होकर गुजर गया। इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना का नाम बहुत जल्द बदलने वाला है। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना का नया नाम भारतीय वायु और अंतरिक्ष सेना यानी कि इंडिया एयर एंड स्पेस फोर्स होगा। इंडियन एयरफोर्स ने नए नाम और नए काम का पूरा प्लान केंद्र सरकार को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष में सिविल और मिलिट्री सेक्टर के विस्तार पर काम कर रही है। स्पेस फोर्स बनाने के लिए वायुसेना ने स्पेस सैटेलाइट का एक बेड़ा तैयार करने का भी फैसला किया है, जिसके तहत
तहत भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर पर 31 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। वायुसेना की स्पेस यूनिट को तैयार करने में इसरो और डीआरडीओ के एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। एयरफोर्स डीआरडीओ की मदद से ऐसे विमान बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है जो हवा और अंतरिक्ष दोनों में काम कर सकेंगे। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई तो प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक फैसला कहा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का लिखा लेख कई अखबारों में एक साथ छपा, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिलकश नजारों, शांत घाटियों और राजसी पहाड़ों वाली ऐसी जगह बताया जो पीढ़ियों से कवियों, कलाकारों और साहसी लोगों के दिलों को मोहित करता है। पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर का जिक्र किया और इसे भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने वाला बताया। पीएम मोदी ने निरस्त किए गए आर्टिकल की तुलना कलंक से की और जम्मू कश्मीर, लद्दाख की प्रगति में इसे बड़ी बाधा करार दिया। मोदी के मुताबिक गरीबों और दलित पीड़ितों के लिए आर्टिकल 370 और 35A अटूट दीवार की तरह था, जिसकी आड़ में तय किया गया था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को कभी भी उनके अधिकार और वैसा विकास न मिले जो उनके साथी भारतीयों को मिल रहा है। पीएम मोदी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि आर्टिकल 370 स्थायी प्रकृति का नहीं है। इस लेख में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आजादी के फौरन बाद देश के पास राष्ट्रीय एकता के लिए नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन इसके बजाय भ्रमित नजरिया जारी रखने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से लंबे समय के लिए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी तो हुई ही, साथ ही देश के लोगों के बीच दूरियां भी पैदा हुई। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में बीते 7 दशकों में हुई हिंसा को सबसे बुरा दौर बताया और इसकी वजह वहां के लोगों के साथ हुए विश्वासघात को करार दिया। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत से ही उनकी इच्छा इस कलंक और अन्याय से राज्य को मुक्ति दिलाने की थी। अपने लेख में पीएम मोदी ने कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। इसी लेख में प्रधानमंत्री ने धरती के जन्नत की असली तस्वीर भी दिखाई और यहाँ के हिमालय को आसमान छूने वाली जगह, झीलों और नदियों के कलकल बहते पानी को स्वर्ग की झलक देने वाला बताया। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिलों पर राज्यसभा में चर्चा हुई। चूंकि इस चर्चा में जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न हिस्सा होने का श्रेय पंडित नेहरू को दिया गया, इसलिए राज्यसभा में देश के पहले प्रधानमंत्री का खूब जिक्र हुआ। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो उन्होंने कश्मीर पर नेहरू की विचारधारा के मुरीदों से सवाल पूछ लिए। धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा। इसके बाद अमित शाह ने कश्मीर की ही तरह देश के दूसरे हिस्से के बिना किसी विवाद के विलय होने पर भी सवाल पूछे। हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहाँ गवर्नमेंट नहीं, यहाँ नेहरू। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के कुछ हिस्सों के चीन और पाकिस्तान के कब्जे में होने की वजह नेहरू की नीतियों को ठहराया और कश्मीर पर पहले प्रधानमंत्री की नीतियों को नाकाम साबित करने की कोशिश की। जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। जाहिर है केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर के बहाने देश के पहले प्रधानमंत्री की कई नीतियों पर सवाल खड़े किए और कश्मीर नीति के लिए केवल और केवल नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। निश्चित रूप से अमित शाह का ये अंदाज कांग्रेस को रास नहीं आया। यही वजह रही कि एक दिन बाद जब राहुल गांधी मीडिया के सामने आए तो उनकी जुबान पर नेहरू और अमित शाह आ गए। लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए, सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम। राहुल ने बीजेपी पर दोबारा इतिहास लिखने का आरोप लगाया तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक अलग अंदाज में तंज कसा। हो सकता अमित शाह जैसे उतना ज्ञानी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहा करते, लेकिन मुझे अमित शाह जी से बस ये कहना है, सब गलती किए हैं, आप तो सही कर रहे हैं, तो पीओ को क्या कब वापस लाओगे? कांग्रेस की प्रतिक्रिया से साफ है कि उसे अमित शाह का अंदाज चुभ गया।